डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, ये इंडिया वाला सवाल पहले आपकी तरफ लेकर आऊँगा। जो अल्लाह ने पाकिस्तान को मरका हक में कामयाबी दी वो मिसाली कामयाबी है, लेकिन उससे दुश्मन से आंखें मेरे ख्याल में हटानी नहीं चाहिए। उसकी जो धमकियाँ हैं उससे लगता यह है कि वो उसका बदला लेने के लिए कोई और रास्ता ढूंढ रहा है। देखिए, मुझे तो ये नहीं लगता कि वो दोबारा जुर्रत करेगा पाकिस्तान पे हमला करने की। उन्होंने बहुत, आपको याद होगा पहली मर्तबा जब उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा तो उन्होंने कहा कि हाँ हमारे पास भाई अगर राफाल होता तो भाई राफाल तो आ गया। फिर उन्होंने ना जाने क्या कहा, वो आहनी शील्ड कोई S-400 या पता नहीं क्या भला सा नाम है, वो होगी तो ना जाने क्या हो जाएगा। तो क्या हुआ, चिड़ियों की तरह उनके जहाज़ गिरने लगे। उनकी जो आहनी शील्ड थी उसी की बैटरीज उड़ा दी जहाज़ों ने और वापस भी आ गए खैर खैरियत से, अल्लाह के करम से। तो मैं समझता हूँ कि वो मैली आंख इस वक्त पाकिस्तान पर नहीं डालेगा। लेकिन हैविंग सेड दैट, हमें पर्ल हार्बर की तरह ये तो नहीं सोच लेना चाहिए कि जनाब कोई हमारी तरफ नज़र नहीं डालेगा। इस वजह से जहाँ पे हमें ये एतमाद है अपनी फ़ौज पे और अपनी अस्करी ताकत पे कि वो भरपूर जवाब दे सकते हैं, 2 मरतबा पिछले चंद सालों में दे चुके हैं, जिसके नतीजे में मेरी असेसमेंट ये है कि वक्ती तौर पे अभी उनमें ये कैपेबिलिटी मौजूद नहीं है कि वो पाकिस्तान के ऊपर कोई बड़ा हमला कर सकें। लेकिन बहरहाल हमले का इम्कान 1% भी अगर हो तो हमें तो हर वक्त तैयार रहना चाहिए। और मुझे ऐसा महसूस होता है इन कॉरिडोर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कि हर वक्त तैयारी जो है वो मुकम्मल रखी जाती है और हर वक्त जो है वो फ्यूचर की तरफ देखा जाता है कि ये तो हम कर चुके हैं और यहाँ पे तो हम सुपीरियॉरिटी दिखा चुके हैं, मगर आने वाले वक्त में इसको सुपीरियॉरिटी को बरकरार रखने के लिए नेक्स्ट जनरेशन ऑफ आइडियाज़ क्या हैं, नेक्स्ट जनरेशन ऑफ डिफेंस क्या है, नेक्स्ट जनरेशन ऑफ ऑफेंस क्या है। तो वो बड़ी एक अहम चीज़ है। और मेरे ख्याल में आपने जैसा कि देखा कि तमाम फोर्सेस को यकजा करने का जो मकसद है, जो नई पोजीशन क्रिएट की गई, वो इसीलिए की गई कि अब वो वक्त गया कि एक अलहदा फोर्स चल रही है, एक और फोर्स अलहदा चल रही है। तो इंटीग्रेशन हमारा जो इस मरतबा सक्सेस आया वो इंटीग्रेशन से आया। चाहे हमारी वो जो टेक्नोलॉजी की कैपेबिलिटी थी, जिस तरीके कार इंटीग्रेट की गई थी, वो तरीका कार भारत में नहीं था। भारत के पास भी इक्विपमेंट तो बहुत अच्छा था, यानी राफेल एक अच्छा जहाज़ है। राफेल उनकी जो डिफेंस सिक्योरिटी के तरीका कार हैं वो भी जो भी शील्ड वील्ड थी ठीक ही होगी। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान ने अपनी तमाम अफवाज को इंटीग्रेट किया, पाकिस्तान के जो डिफेंस है उसको इंटीग्रेट किया, एयर डिफेंस को, और पाकिस्तान की जो कैपेबिलिटी टेक्नोलॉजी की है उसको इंटीग्रेट किया इनटू ऑल फोर्सेस, उसकी वजह से अल्लाह ने कामयाबी दी। उसी से सीखते हुए हमने ये देखा कि गालिबन ऐसा वक्त आ गया है कि अब हमारी जो इंटीग्रेटेड कमांड है उसको भी एक जगह पे कंसोलिडेट करके देखना चाहिए कि हम किस तरह पूरी जंग लड़ेंगे। सिर्फ ये नहीं कि हमारी फ़िज़ाइया क्या करेगी या हमारी बरी फ़ौज या क्या करेगी या हमारी बहरी फ़ौज क्या करेगी, मगर एक इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन सेट की या इंटीग्रेटेड स्ट्रैटेजी की शक्ल में लाया जाए सामने, जो पहले भी था। ऐसा नहीं कि पहले नहीं था, पहले भी था ऐसे ही, मगर इसके बाद ये एहसास हुआ कि गालिबन इसमें ज़्यादा यकसुई की ज़रूरत है। और ये मामलात क्योंकि फ़ौज के अंदर तय होते हैं स्ट्रेटिजिक, तो इससे आपको एहसास होना चाहिए कि हर वक्त फ़ौज जो है वो इसी यकसुई के साथ चल रही है कि व्हाट इज़ गोइंग टू बी द नेक्स्ट वॉर लाइक। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, अभी अमेरिकी सदर ने दोबारा एक ट्वीट की है जिसमें वो जैसे वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन कहते थे, मागा, अब उन्होंने मेक ईरान ग्रेट अगेन कर दिया और साथ ये भी लिख दिया है कि ईरानी हुकाम से तमाम मुलाकातें मनसूख कर दी हैं और वो बता रहे हैं कि हेल्प इज़ ऑन इट्स वे, कि वो जो मुजाहिरीन हैं उनकी मदद को जाने की तैयारी पकड़ रहे हैं। क्लियरली शोज़ कि उसकी इंटेंट क्या है। हमें अपनी प्रिपरेशन क्या करनी है? क्या आप लोग इसके मुतल्लिक़ कुछ ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहे हैं? मेरा अपना एक ख्याल यह है कि हमारा जो पार्लियामेंट्री कमेटी और नेशनल सिक्योरिटी है, इट शुड मीट रेगुलरली, सिविल और मिलिट्री लीडरशिप बैठ के ब्रेन स्टॉर्मिंग करे एवरी डे, क्योंकि चैलेंजेस बहुत नए नए आ रहे हैं और रोज़ाना आ रहे हैं। देखिए, मैं बहुत ये पॉसिबिलिटी तो हर चीज़ की होती है और पॉसिबिलिटी को कभी भी रद्द नहीं करना चाहिए। मैं उसको पर्ल हार्बर सिंड्रोम कहता हूँ।
लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान ईरान नहीं है, पाकिस्तान एक एटमी ताकत है। इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि ईरान असल में निशाना पाकिस्तान वाली को बात है नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान अक्सर औकात जब गुफ्तगू हो रही थी, मैं आज की गुफ्तगू की बात नहीं कर रहा, मगर पाकिस्तान के साथ एक हमारे नैरेटिव में एक अजीब सा पैथोस है जो चलता रहता है और लोग अक्सर बातें करते रहते हैं जिसमें बड़ी को पाकिस्तान ऐसा है जैसे कोई दुख भरी दास्तान है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पाकिस्तान इज़ इन वेरी सेफ हैंड्स, पाकिस्तान इज़ सेफ़। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी जो है, अभी आपने खुद ही और उमैर भाई भी जिक्र कर रहे थे कि ये देखिए इस वक्त की पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है उसमें अमेरिका भी पाकिस्तान के साथ है, ईरान भी पाकिस्तान के साथ है, मशरिक़ वस्ता से हमारे जो ताल्लुकात हैं भाइयों वाले वो आज तक इतने बेहतरीन नहीं हुए। इस चीन के साथ हमारे बेहतरीन ताल्लुकात हैं, यूरोप के साथ हमारी ट्रेड आगे बढ़ रही है। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त बिलखसूस जंग के हवाले से अगर आप देखें तो इतनी ज़्यादा कामयाबी खारजा पॉलिसी के ज़िम्न में हमें शायद कभी भी नहीं हुई जितनी अभी हुई है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम तैयार ना रहें, इसका मतलब ये भी नहीं कि हम बेखबर रहें इस बात से कि मिडल ईस्ट में पोलराइजेशन बढ़ती चली जा रही है, या हम इस बात से बेखबर रहें कि ईरान के अंदर इंटरवेंशन का इम्कान बढ़ता चला जा रहा है। हमारा नुक्ता नज़र ये है कि इलाकाई सलामती और दुनिया की सलामती का सिर्फ़ एक तरीका है कि वो मिस्टेक्स जो दूसरी जंग अज़ीम में की गई थी वो मिस्टेक्स दोबारा ना रिपीट की जाएं। यानी आधी दुनिया तबाह करने के बाद हमें एहसास हुआ कि एक और भी तरीक़ाकार है मसलों को सॉल्व करने का, जिसके नतीजे में यूनाइटेड नेशंस बनी, जिसके नतीजे में ये तमाम मामलात रूल्स बेस्ड रिजीम बनाने की कोशिश की गई। ये जो इस वक्त दौड़ चल रही है बायलैटरलिज़म की, और बायलैटरलिज़म तो खैर मुआशी तौर पे हो रहा है, मिलिटरीली तो अब यूनिलैटरलिज़म हो रहा है। और ये नए नए जो कहानियाँ बुनी जा रही हैं, कोई डिफेंसिव ऑफेंसिव और प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक, ये इसी तरह की बातें थी जो हमें दूसरे जंग अज़ीम में धकेल कर ले गई थी। इसी तरह का बायलैटरल लड़ाइयाँ और यूनिलैटरलिज़म था जिसके नतीजे में पूरी दुनिया तबाही। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक, लेकिन जो रूल बेस्ड मॉडल था दुनिया का दूसरी जंग अज़ीम के बाद वाला, वो आपका ख़त्म हो गया है जब वो वेनेजुएला के सदर को उठा के ले गए और कहा कि इसके पास मनशियात भी थी और मशीन गन्स थी और अमेरिका में न्यूयॉर्क में मुकदमा चलाएंगे, वो तो ख़त्म हो गया। अब वो ग्रीनलैंड पे कब्जे की और ईरान पे हमले की तैयारी कर रहे हैं, तो यू हैव टू बी रेडी एंड प्रिपेयर फॉर दैट एज वेल। जी, तो ये खतरनाक, ये जी मैं इसी जी बिल्कुल जी, और मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि इसको बेखबर नहीं रहना चाहिए। लेकिन हमारा क्योंकि अपना एक इंटरनल हमारा इकोनॉमिक एक पर्सपेक्टिव है, हमारा एक डिफेंस का पर्सपेक्टिव है, हमारा एक मुआशरे का पर्सपेक्टिव है, और हमारी जो खारजा पॉलिसी है वो इन तमाम मामलात को आगे बढ़ाती है। तो हम चाहते हैं कि हमारे पूरे इलाके में अमन हो, अफ़गानिस्तान में अमन हो, वो हमाजगा ना बने दहशतगर्दी का, पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी का, ईरान के अंदर अमन हो, हम ये चाहते हैं। हमें भारत के भी गरीब लोगों से कोई मामला नहीं है, वहाँ पे गरीब किसान है, अल्लाह उनका भला करे, वो अपनी तरक्की की मंजिलें तय करें। हमें तो अपने गरीब लोगों को देखना है, लेकिन साथ के साथ हमें मिलिटरीली ये बात तो बड़ी वाज़े हो गई, जैसे हम पहले कहा करते थे कि दुनिया में गरीब आदमी का कोई मुकाम नहीं, बिल्कुल उसी तरह दुनिया में इन जंगों से साबित हो गया, बिलखसूस भारत की जारहियत से, कि कमज़ोर मुल्क का कोई मुकाम नहीं है। कमज़ोर मुल्क का मुकाम अगर आप देखिए किस तरह बच्चों को शहीद किया गया और किस तरह जेनोसाइड किया गया फ़लस्तीन में, आप देखिए लेबनान में क्या हुआ, आप देखिए 1/3 सीरिया जो है वो चला गया, आप देखिए कि बमबारी हो गई ईरान में। तो 2 4 5 चीज़ें बड़ी वाज़ेह हैं, जिनमें एक ये है कि आप कमज़ोर नहीं पड़ सकते। इस वक्त कमज़ोर मुल्क की इस नए फ्रेमवर्क के अंदर कोई गुंजाइश नहीं। और दूसरा ये कि बिला वजह पार्टी भी हमें नहीं बनना चाहिए। हमारे अपने मकासद हैं, हमारी एक अच्छी खारजा पॉलिसी चल रही है। हम अगर किसी जगह पे चाचा खामखा भी ना बने, लेकिन अगर किसी जगह पे एक मस्बत हम रोल प्ले कर सकें तो हमें वो प्ले करना चाहिए, चाहे वो ईरान के हवाले से हो, चाहे वो मशरिक़ वस्ता के हवाले से हो, या चाहे किसी भी खित्ते में अमन के लिए अगर हम कोई मौसर किरदार अदा कर सकते हैं
और हमें दावत भी दी जाए, हम लीडरशिप भी ले सकते हैं तो वो लेना चाहिए। लेकिन अपने बच्चों का मुस्तकबिल, अपने गरीब लोग जो हैं उनको फलाह की तरफ लेकर जाना, उनको बेहतरी की तरफ लेकर जाना, प्रॉस्पेरिटी की तरफ लेकर जाना, ये हमारा अवलीन मकसद है। और उसके लिए इस वक्त कम से कम, वैसे तो दुनिया बदल सकती है जैसा कि आपने अंदिया भी दिया, 2-4 मरतबा दिया, लेकिन इस वक्त बेहतरीन एक खारजा पॉलिसी चल रही है जिसमें सब लोग हमारे साथ हैं, सब लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं और हम अपने कंसर्न्स का बरमला इजहार भी कर रहे हैं कि देखें, डिस्टेबलाइज मत करें। ये यूनिलैटरलिज्म, ये आग का खेल है। हो सकता है 3-4 मरतबा आग लगा के कोई गुजर जाए, लेकिन हर मरतबा आग का खेल खेलेंगे तो हाथ जल सकते हैं, और हाथ जो है वो पूरी दुनिया है, पूरी दुनिया जल सकती है, पूरा खित्ता जल सकता है। तो इस वजह से आपके कंसर्न्स मैं शेयर करता हूँ, लेकिन पेथोस मुझे बिल्कुल नहीं है। मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान बहुत महफूज हाथों में है। कोई पाकिस्तान की तरफ मैली नज़र करके देख नहीं सकता, क्योंकि पाकिस्तान कोई ऐसा मुल्क नहीं कि आप आके पाकिस्तान की तनसीबात पे हमला कर देंगे। ये छोटे मोटे हमले करके पायलट टेस्टिंग कर चुका है भारत, और उसके वो जो नताइज हैं वो भुगत चुका है, और उसको सुबकी उठानी पड़ी। और आप खैर नुकसान तो जो हुआ वो हुआ, मगर बैनुल-अक़वामी सतह पे जो खिफ़त और जो सुबकी उठानी पड़ी, उसके बाद दुनिया में, और दुनिया ने ये रिकग्नाइज़ किया, जो हमारे डिफेंस के मुआहदे हो रहे हैं, ये रिकग्निशन है एक तरह से कि पाकिस्तान एक आहनी मिलिट्री फोर्स है, और पाकिस्तान की मिलिट्री जो है उसको दुनिया की 5 बेहतरीन जो आर्मीज़ हैं उसमें गिना जाता है। इस वजह से कंसर्न भी रहना चाहिए, विजिलेंट भी रहना चाहिए, तैयार भी रहना चाहिए, गेमिंग भी करनी चाहिए सिस्टम की, लेकिन परेशान नहीं होना चाहिए। डॉक्टर मुसद्दिक, ये जो यकजहती है या सियासी दर्जा हरारत को नीचे लाना है, इस वक्त की ज़रूरत है और प्रायोरिटी पे होना चाहिए। मेरे ख्याल में नवाज़ शरीफ से ज़्यादा मौजूद शख्स नहीं होगा जिसको आगे बढ़कर सारों को एक मेज़ पे बिठाने की कोशिश करनी चाहिए। खुद डसे हुए हैं, कोई 3-4 दफ़ा उनके साथ हाथ होया हुआ है, तो ही शुड बी द वन जिसको आगे आना चाहिए और बिठाएं एक मेज़ पर और मामलात को तय करवाएं। जी, आप 100% ये बात आपकी सही है, और नवाज़ शरीफ साहब की बात हमारी पार्टी में, वैसे तो मैं समझता हूँ अचकज़ई साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब और जितने भी दीगर सियासी जमात के अरकान और लीडर हैं, वो आज भी मोहब्बत का और एहतराम का रिश्ता रखते हैं नवाज़ शरीफ साहब से। और हमारी पार्टी में तो खैर सवाल ही नहीं पैदा होता, यानी हमारे प्राइम मिनिस्टर ख़ुद उनको लीडर मानते हैं, तो इसमें क्या शक है कि उनको एक रोल प्ले करना चाहिए। अगरचे आपको लगेगा शायद ये थोड़ी सी सियासी बात है, लेकिन हमें ऐसे लगता है कि कोई लेवल ऑफ सिंसेरिटी नहीं है इस बात को आगे बढ़ाने में पीटीआई की तरफ से, हमें ऐसा लगता है। कुछ कोताहियाँ हमारी तरफ से भी हुई होंगी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल की जा रही है, देखिए ये अभी जिक्र कर रहे हैं जेल में मुलाकातों का, ये तो अभी 1-1.5 महीने का अमल है, तो ये सियासी अमल को आगे बढ़ाने की दावत तो 3 या 4 मरतबा वज़ीर आज़म फ्लोर ऑफ द हाउस और कैबिनेट मीटिंग में दे चुके हैं भाई, तो आप क्यों नहीं इसको आगे बढ़ाते। उन्होंने आपको कई मरतबा कहा कि आप स्पीकर साहब के कमरे में आ जाएं, तो आप क्यों नहीं जाते भाई स्पीकर साहब के कमरे में। 3-4 मरतबा ये अमल शुरू होता है, जो मुज़ाकरात में आ जाए वो गद्दार ठहरता है, जो बाहर हो जाए वो वफादार हो जाता है। इसी तरह अगर हमारे लिए बहुत काबिल इज़्ज़त हैं हमशीरा, अगर कोई बात हमशीरा करती हैं या जेल से आने के बाद, तो ज़ौजा उनका भी बहुत एहतराम करते हैं, ज़ौजा जो हैं उनकी जो स्पोक्स पर्सन है वो उसके ख़िलाफ़ बात कर देती हैं। अगर कोई चेयरमैन साहब बात करते हैं तो सेक्रेटरी जनरल साहब कोई और बात कर देते हैं, कोई सेक्रेटरी जनरल साहब बात करें तो चेयरमैन साहब उनकी बात नहीं मानते, दोनों एक दूसरे को नहीं मानते, दोनों अगर कोई सी बात पर मुत्तफिक, वैसे तो आज तक नहीं हुए, अगर हो जाएं अल्लाह करे तो वो अली ज़फ़र साहब की बात नहीं मानते। सर बात ये है, अगर तो हमसे बात करनी है तो आइए, रास्ते दरवाजे खुले हैं, हमें आप कहते हैं आपके पास इख्तियार नहीं, तो फिर भाई चलें उनसे बात कर लें जिनको आप समझते हैं उनके पास इख्तियार है, उन्हें आप गाली निकालते हैं।